अस्थायी व्यादेश या अस्थायी निषेधाज्ञा और इसे टेम्पररी स्टे के नाम से भी जाना जाता है। एक सिविल केस में पार्टी को केस करने के बाद तुरंत ही राहत मिल सके, इसके लिए आदेश 39 का उपयोग किया जाता है। तो आइए प्रैक्टिकली समझते हैं पहले इसे कि आदेश 39 अर्थात टेम्पररी इंजंक्शन होता क्या है। अब आपको यहाँ दो लोग दिख रहे हैं, ए और बी, जो कि किसान हैं, और बीच में ये लाइन दिख रही है, ये क्या है? बाउंड्री है, जिसे मीड़ भी कहा जाता है। ये जो जमीन है ये ए की है और ये जो जमीन है ये बी की है। ए जो है एक सीधा साधा आदमी है और बी जो है ये क्या है? एक दबंग, जिसे बाहुबली कहा जाता है। तो अपने गांव का ये बाहुबली है। अब क्या है, दोनों अपनी अपनी जमीनों पर खेती करते हैं और ये क्या है? बाउंड्री वाल है, दोनों की जमीन को बीच से बांटती है। तो अब बी के मन में क्या आता है कि क्यों ना एक ही जमीन थोड़ी हथिया ली जाए या इस पर कब्जा कर लिया जाए। तो अब बी क्या करता है, रात में आता है 8-10 लोगों को लेकर और ये बीच की बाउंड्री वॉल तोड़ के, जिसे मेड़ कहा जाता है, एक नई मेड़ स्थापित कर देता है यहाँ पर, अर्थात एक नई मेड़ बना देता है, या कहा जाए तो एक नई बाउंड्री वॉल यहाँ से बना देता है। तो बी ने क्या है, ये ग्रीन लाइन तोड़कर, जो कि लैंड रिकॉर्ड में अर्थात खसरा किस्तबंदी में जो सही लाइन चली आ रही थी उसे तोड़कर क्या है, एक रेड लाइन, एक नई लाइन बना देता है, अर्थात एक नई मेड़ यहाँ पर स्थापित कर देता है। और अगले ही दिन यहाँ पर क्या है, घर बनाने का एक काम चालू कर देता है। अब ए क्या है, सुबह अपनी जमीन पर आता है देखने के लिए, तो उसे दिख जाता है कि असली मेड़ जो थी उसे तोड़कर बी ने क्या है, नई मेड़ यहाँ पर बना दी और इसकी जमीन इतनी हथिया ली। ए इससे बोलता है कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम मेरी जमीन के हिस्से में अपना घर क्यों बना रहे हो और ये मेड़ तोड़ के यहाँ पे ये नई मेड़ क्यों बना दी, इससे मेरी जमीन कम हो गई। तो बी सीधा सीधा बोल देता है कि जा जो बने सो उखाड़ ले। ए बेचारा सीधा सीधा, बी दबंग, ए क्या है, इससे डर जाता है। तो ए क्या है, कोर्ट में केस करता है कि बी ने मेरी जमीन हथिया ली है और खेत की जो असली मेड़ थी, जो लैंड रिकॉर्ड में जो मेड़ दी गई थी, उसे तोड़कर क्या है, नई मेड़ बना देता है और मेरी जमीन हथिया लेता है। अब यहाँ पर ए ने कोर्ट में केस तो कर दिया, लेकिन बी क्या है, अपना काम जारी रखता है। यहाँ पर घर बनाने का काम उसका चलता रहता है और ए से जो जमीन उसने हथियाई है बी ने, इसमें क्या है, खेती का काम भी चालू कर देता है यहाँ पर। अब ए क्या है, अपने वकील साहब से बात करता है कि सर कोर्ट में केस तो लगा दिया, लेकिन बी अपना काम निरंतर चालू रखे है, अर्थात वह वहाँ पे घर भी बना रहा है और मेरी जो जमीन उसने हथियाई है उस पर खेती भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करें? अब ए का कहना भी सही है, क्योंकि बी ने क्या है, जमीन तो हथिया ही ली है, अब वो वहाँ पे काम भी चालू कर दिया उसने घर बनाने का। यहाँ पर हो सकता है कल को वो नकली दस्तावेज बनवा के जमीन बेच भी दे। तो ऐसी स्थिति में ए क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में ए के जो वकील साहब होते हैं वो कोर्ट में एक आवेदन देते हैं। आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 अर्थात टेम्पररी इंजंक्शन का आवेदन। यह आवेदन किस लिए होता है? जिससे किसी पक्षकार को हानि ना हो, क्योंकि केस तो सालों साल चलेगा। ऐसी स्थिति में वादी अर्थात ए को कोई हानि ना हो, इसके लिए कोर्ट क्या है, आवेदन मिलने के बाद एक ऑर्डर जारी करेगा और वह ऑर्डर होगा अस्थायी निषेधाज्ञा अर्थात टेम्पररी इंजंक्शन का। इसमें होगा क्या कि जैसे ही ए के वकील ने आवेदन लगाया और कोर्ट को लगता है कि हाँ बी को ज़्यादा ही उत्पात मचा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन को बेच दे और यहाँ खेती भी कर रहा है और उसकी फसल बेच के पैसे भी कमा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोर्ट को लगता है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत टेम्पररी इंजंक्शन अस्थायी निषेधाज्ञा अर्थात तुरंत राहत मिलने का जो आवेदन दिया गया है वह सही है, तो कोर्ट क्या है, एक ऑर्डर पास करेगा और उस आवेदन में कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया जाएगा वह क्या होगा कि बी पहली बात तो अपनी ज़मीन में वापस आ जाए और विवादित जगह अर्थात ये जगह जो दिख रही है रेड और ग्रीन लाइन के बीच की, यहाँ पर ना खेती करेगा, ना कोई निर्माण करेगा, ना ही कोई घर बनाएगा, अर्थात यथा स्थिति काबिज रहेगी। अर्थात विवाद के पहले की जो स्थिति थी वही काबिज रहेगी जब तक कि केस का फाइनल जजमेंट ना आ जाए। मतलब बी जो है अपनी ज़मीन में रहेगा, ना तो यहाँ खेती करेगा, ना ही किसी प्रकार का घर बनाएगा और ना ही कोई निर्माण करेगा। इसके लिए जो आदेश होगा उसमें बी के ऊपर शर्तें अधिरोपित अर्थात शर्तें लगा दी जाएंगी। बी ऐसा कोई भी कार्य न करे। यदि बी ऐसा कोई कार्य करेगा तो उसकी जो संपत्ति यहाँ पर दिख रही है वह 1 साल के लिए कुर्की कर ली जाएगी। और यदि बी ने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, फिर भी लगा रहा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने और खेती करने में, तो कोर्ट ने जो संपत्ति कुर्की की है इसे बेचकर ए को जो हानि हुई है उसकी भरपाई की जाएगी। ये जो यथा स्थिति बनाने का जो आदेश दिया जाता है यही टेम्पररी इंजंक्शन कहलाता है। मतलब विवादित जगह पर पहले जो स्थिति थी विवाद होने से पहले वही स्थिति रहेगी मौके पर। इसीलिए टेम्पररी इंजंक्शन अर्थात अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत किया जाता है।
जिससे कि विवादित जगह पर जो स्थिति है वह पहले की तरह कायम रहे, विवाद शुरू होने के पहले जो थी। और बी क्या है, ऐसा कोई काम न कर सके, अर्थात इसको बेच ना सके, ना यहाँ पर ऐसी कोई खेती कर सके जो विवाद की जगह है। इसलिए कोर्ट क्या है, तुरंत एक राहत प्रदान करता है वादी को। इसे ही टेम्पररी इंजंक्शन अर्थात अस्थायी निषेधाज्ञा कहा जाएगा। और कोर्ट ने जो आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत जो आदेश दिया है यथा स्थिति बनाए रखने का, टेम्पररी इंजंक्शन का, ये क्या है, जब तक केस चलेगा जब तक के लिए ही रहेगी। फाइनल जो जजमेंट आएगा वो केस खत्म होने के बाद ही आएगा। उसके बाद जो भी निर्णय हो, भले ही बी के फेवर में हो या ए के फेवर में हो, लेकिन जब तक के लिए जो आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत यहाँ पर यथा स्थिति बनाए रखने का जो आदेश दिया गया है वह क्या है, केस चलने तक निरंतर रहेगा। आइए अब जरा नोट्स के माध्यम से समझते हैं कि आदेश 39 नियम 1 व 2 और 2 का क्या होते हैं। अस्थायी व्यादेश टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1-2 CPC। सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 39 बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अस्थायी व्यादेश या निषेधाज्ञा एवं केस की प्रक्रिया से संबंधित है। जब वादी कोर्ट में अपना केस प्रस्तुत करता है तब विरोधी पक्षकार अर्थात प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे किसी गैर कानूनी काम को तुरंत रोकने की आवश्यकता होती है, क्योंकि केस की प्रक्रिया लंबी होती है, अर्थात केस लंबे समय तक चलता है, या यह कहा जाए तो केस खत्म होने में कई साल भी लग सकते हैं। इसलिए वादी को तुरंत राहत मिल सके, इसके लिए कोर्ट तत्काल विरोधी पक्ष अर्थात प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे किसी गैर कानूनी काम को रोकने का आदेश प्रदान कर सकती है। इसी आदेश को अस्थायी निषेधाज्ञा या अस्थायी व्यादेश या टेम्पररी इंजंक्शन कहा जाता है। कोर्ट की भाषा में इसे यथा स्थिति अर्थात स्टेटस को बनाए रखने का आदेश भी कहा जाता है। यदि कोई पक्षकार वादग्रस्त संपत्ति अर्थात विवादित संपत्ति को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है या ऐसा कार्य करने की धमकी देता है तो यह तो निश्चित ही है कि ऐसे कार्य से दूसरे पक्षकार को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में कोर्ट का यह पहला कर्तव्य है कि केस के लंबित रहने के दौरान या उसके अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यादेश, निषेधाज्ञा या इंजंक्शन विरोधी पक्ष के विरुद्ध जारी करे। अब आपको बता दें कि व्यादेश, निषेधाज्ञा या इंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। पहला अस्थायी व्यादेश टेम्पररी इंजंक्शन, दूसरा है स्थायी व्यादेश परमानेंट इंजंक्शन, तीसरा है निषेधात्मक व्यादेश प्रोहिबिटरी इंजंक्शन और फोर्थ है आज्ञात्मक व्यादेश मैंडेटरी इंजंक्शन। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में सिर्फ अस्थायी व्यादेश अर्थात टेम्पररी इंजंक्शन का ही उपबंध है और अन्य तीनों व्यादेश के बारे में विशिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में प्रावधान किया गया है। मतलब CPC में आपको सिर्फ टेम्पररी इंजंक्शन ही देखने को मिलेगा। यदि अन्य तीनों इंजंक्शन देखने हैं तो वह आपको देखने के लिए मिलेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। अब एक बार आदेश 39 को अच्छी तरह देखते हैं कि उसके नियम क्या कहते हैं। आदेश 39 नियम 1, वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा। जहां किसी केस में शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि केस में किसी विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि केस का कोई भी पक्षकार उस संपत्ति को नष्ट करेगा या नुकसान पहुंचाएगा या अन्य अंतरित करेगा या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति को हटाने या वैन करने की धमकी देता है या ऐसा करने का आशय रखता है, या प्रतिवादी वादी को केस में विवादग्रस्त किसी संपत्ति से बेकब्जा करने की या वादी को उस संपत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। वहां न्यायालय ऐसे कार्य को रोकने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी व्यादेश दे सकेगा या संपत्ति के दुर्व्यय किए जाने, नुकसान किए जाने, अन्य संक्रांत किए जाने, हस्तांतरण किए जाने, हटाए जाने या वैनित किए जाने से अथवा वादी को केस में विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस संपत्ति के संबंध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस केस का निपटारा ना हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश ना दिए जाएं। अर्थात जो स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं, दुर्व्यय किए जाने, नुकसान किए जाने, अन्य संक्रांत किए जाने, हस्तांतरण किए जाने या वादी को केस में विवादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या वादी को संपत्ति के संबंध में क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से, मतलब इतनी स्थिति हैं तो कोर्ट क्या है अस्थायी व्यादेश दे सकेगा जिससे कि विवादग्रस्त संपत्ति की सुरक्षा की जा सके
और किसी भी पक्षकार को कोई क्षति ना हो। अब आइए आदेश 39 नियम 2 देखते हैं कि भंग की पुनरावृत्ति या जारी रखना को रोकने के लिए व्यादेश। नियम 2(1) संविदा भंग करने से या किसी भी प्रकार की अन्य क्षति करने से प्रतिवादी को रोकने के लिए किसी भी केस में, चाहे केस में प्रतिकर क्षतिपूर्ति का दावा किया गया हो या ना किया गया हो, वादी प्रतिवादी को परिवादित संविदा भंग या क्षति करने से या कोई भी संविदा भंग करने से या तीव्र क्षति करने से जो उसी संविदा से उद्भूत होती हो या उसी संपत्ति या अधिकार से संबंधित हो, अवरुद्ध करने अर्थात रोकने के अस्थायी व्यादेश के लिए न्यायालय से आवेदन केस प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी समय और निर्णय के पहले या पश्चात कर सकेगा। जैसे ऊपर हमने उदाहरण देखा कि वादी ने केस लगाया कि इसने बी ने क्या है मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अर्थात मकान बनाने का काम भी चालू कर दिया है, तो मुझे क्या है मेरी जमीन दिलाई जाए। अब भले ही उसने प्रतिकर अर्थात क्षतिपूर्ति नहीं मांगी हो केस में कि मेरी जो नुकसानी हो रही है मैं किसानी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी ना मांगा हो, उसके बाद भी वादी क्या है अस्थायी निषेधाज्ञा अर्थात टेम्पररी इंजंक्शन का आवेदन कर सकता है। और यह आवेदन क्या है केस के प्रारंभ होने या अन्य किसी समय या निर्णय के पहले या पश्चात कर सकेगा। नियम 2(2) न्यायालय ऐसे व्यादेश की अवधि के बारे में, लेखा करने के बारे में, प्रतिभूति देने के बारे में, ऐसे निबंधनों पर अर्थात शर्तों पर या अन्यथा न्यायालय जो ठीक समझे आदेश द्वारा दे सकेगा। अर्थात यहाँ पर यदि आवेदन किया गया है तो उसके बारे में जो भी लेखा जोखा होगा और जो भी प्रतिभूति अर्थात सिक्योरिटी होगी या ऐसी शर्तें होंगी जो भी न्यायालय ठीक समझेगा अर्थात जो शर्तें लगाएगा प्रतिवादी के ऊपर आदेश द्वारा दे सकेगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि जब भी वादी द्वारा केस में अस्थायी व्यादेश अर्थात टेम्पररी इंजंक्शन के लिए आवेदन किया जाता है तो उसका आधार इन 3 चीजों पर होता है। आइए देखते हैं क्या है। अस्थायी व्यादेश देना या नहीं देना 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर निर्भर करता है। क्या प्रार्थी अर्थात वादी का दावा प्रथम दृष्टया मामला है? दूसरा, क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी वादी के पक्ष में है? और क्या प्रार्थी वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी? प्रथम दृष्टया मामला। प्रथम दृष्टया मामले से ऐसा मामला जो कि किसी के फेवर में दिख रहा हो अर्थात वादी को दिखाना पड़ेगा कोर्ट को कि केस तो मेरे फेवर में हो रहा है। दूसरा क्या है सुविधा का संतुलन अर्थात हर चीज वादी के फेवर में है, उसे कोर्ट को यह भी दिखाना पड़ेगा कि परिस्थितियां जो भी हैं वह सब मेरे फेवर में है। जैसे उसने पुराना लैंड रिकॉर्ड दिखाया, जो भी उसका खतरा किस्तबंदी है उसने कोर्ट में दिखाया कि सर ये देखिए ये लैंड रिकॉर्ड में भी मेरे नाम पर ये जमीन है जहां पर इसने कब्जा किया है, ये खसरा नंबर मेरे नाम पर है, तो ये क्या है सुविधा का संतुलन हो गया। अर्थात वादी ने क्या है कोर्ट में यह भी दिखा दिया कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। और थर्ड है अपूर्णनीय क्षति अर्थात वादी को कोर्ट में यह भी साबित करना होगा कि यदि बी को नहीं रोका गया ऐसा कोई काम करने से अर्थात वो जमीन पर कब्जा करने से, नई मेड़ के निर्माण से या मकान के निर्माण से, तो वादी को क्या है अपूर्णनीय क्षति होगी, कुल मिला के उसे हानि होगी, हो ही रही है। यदि बी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, वो बेचारा क्या है खेती नहीं कर पा रहा है, उसकी उतनी जमीन चली गई जहां पे वो फसल उगाया करता था, तो उसे क्या है अपूर्णनीय क्षति हो रही है। ये तीनों क्या है ध्यान रखिएगा, तीनों क्या है 39(1)(2) आदेश 39 नियम 1 व 2 के आधार हैं। यदि इनमें से एक भी चीज वादी के फेवर में नहीं हुई तो उसका आवेदन क्या है कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। आइए जरा इन्हें अच्छे से समझते हैं कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति क्या होते हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेस केस। प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस मामले को पूर्ण रूप से साबित कर दिया गया है, बल्कि जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि विरोधी पक्ष खंडित नहीं कर सके तो वादी को डिक्री मिल जाएगी, ऐसा मामला प्रथम दृष्टया मामला कहा जाएगा। कोई मामला प्राथमिक है या नहीं इसका भार वादी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित कर सके कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, जिसका अंतिम निर्णय केस में विचारण करके होगा। प्रथम दृष्टया मामले का अर्थ प्रथम दृष्टया हक से नहीं है जो विचारण पर साक्ष्य साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भाव पूर्वक उठाया गया एक सारभूत प्रश्न है जिसे अन्वेषण और गुणदोष पर विनिश्चित किया जाना है। केवल प्रथम दृष्टया मामला से संतुष्ट होना ही व्यादेश का आधार नहीं है, बल्कि न्यायालय को अन्य बिंदुओं पर भी देखना होगा। और क्या देखना होगा कि सुविधा का संतुलन। व्यादेश चाहने वाले पक्ष को सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में होना बताना पड़ेगा। न्यायालय जब व्यादेश मंजूर कर रहा हो या इनकार कर रहा हो तो उसे क्षति को उस सारभूत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त न्यायिक विवेचन का प्रयोग करना चाहिए।
जो पक्षों को व्यादेश मंजूर करने पर दूसरे पक्ष को हो सकती है। सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में होना आवश्यक है जो अनुतोष की मांग करता है। और थर्ड है अपूर्तनीय क्षति। यदि पक्षकार को व्यादेश नहीं दिया गया तो पक्षकार को अपूर्तनीय क्षति होगी और व्यादेश देने के अलावा पक्षकार को अन्य कोई उपचार उपलब्ध नहीं है और क्षति या बेकब्जे के परिणाम से उसे संरक्षण की आवश्यकता है। यह एक ऐसी तात्विक क्षति होनी चाहिए जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती। यह भी कह सकते हैं कि उस क्षति की पूर्ति सामान्यतः धन से नहीं की जा सकती, अर्थात उसे यह भी साबित करना पड़ेगा वादी को कि उसे अपूर्तनीय क्षति होगी और ऐसी क्षति का कोई अन्य उपचार नहीं है, कोई अन्य समाधान नहीं है और उसे बेकब्जे करने से बचाया जाए, अर्थात संरक्षण प्रदान किया जाए। अर्थात यह क्षति ऐसी क्षति होनी चाहिए, अपूर्तनीय क्षति, जिसकी पूर्ति क्या है, धन के रूप में नहीं की जा सकती। यहाँ लिखा है उस क्षति की पूर्ति सामान्यतः धन से नहीं की जा सकती, तो ऐसा उसे कोर्ट को क्या है बताना पड़ेगा। व्यादेश प्राप्त करने के लिए उक्त तीनों घटकों का होना आवश्यक है। इनमें से एक के भी अभाव में न्यायालय व्यादेश देने से इनकार कर देगा। कुछ लैंडमार्क जजमेंट भी है यहाँ पर। न्यायालय यदि मूलभूत घटकों पर विचार नहीं करता तथा तीनों घटकों पर विचार नहीं किया है तो आदेश विधि के प्रतिकूल है और विचारण न्यायालय को तीनों घटकों पर निष्कर्ष अभिलिखित करना आज्ञापक था। विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया। अर्थात यदि लोअर कोर्ट है वो क्या है, इन तीनों घटकों पर जो तीन चीजें हमने डिस्कस की ऊपर, उनमें से एक की भी कमी है और न्यायालय क्या है, ऐसा कोई टेम्पररी इंजेक्शन का आदेश क्या है वादी के फेवर में कर देता है तो ऐसा आदेश क्या है मान्य नहीं होगा। मतलब सुपीरियर कोर्ट ने क्या है, ट्रायल कोर्ट का जो आदेश था उसे क्या है अपास्त किया। अगला है अस्थायी व्यादेश प्राप्त होने के लिए तीन शर्तें हैं जो साथ साथ स्थित होनी चाहिए। यदि इनमें से एक का भी अभाव होगा तो व्यादेश प्रदान नहीं होगा। अर्थात तीनों शर्तें हैं, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्तनीय क्षति। ये तीनों चीजें क्या है वादी के फेवर में होनी चाहिए, नहीं तो उसे व्यादेश प्रदान नहीं होगा। उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि आदेश 39 नियम 1 व 2 अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने के लिए उक्त तीनों शर्तों का विद्यमान होना आवश्यक है। आइए अब देखते हैं आदेश 39 नियम 2 का सीपीसी, व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम। अर्थात यदि कोर्ट ने क्या है टेम्पररी इंजेक्शन का आवेदन स्वीकार कर लिया है और प्रतिवादी को क्या है कुछ शर्तों में बांध दिया है, जो भी व्यादेश उसके खिलाफ जारी किया गया है उसकी शर्तों का पालन करेगा और यदि नहीं करेगा तो फिर उसके साथ क्या होगा, यह क्या है नियम 2 का में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। संहिता में आदेश 39 नियम 1 व 2 में पारित आदेश की कोई भी पक्षकार अवज्ञा करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंडित करने व उसे सिविल कारावास में निरुद्ध करने तथा उसकी संपत्ति कुर्क करने या बेचने संबंधी आदेश देने की शक्तियां न्यायालय को नियम 2 का के अंतर्गत प्रदत्त की गई हैं। कोई भी पक्षकार अर्थात वादी है या प्रतिवादी है, भले ही टेम्पररी इंजेक्शन का आवेदन वादी ने किया है लेकिन शर्त क्या है उसके ऊपर भी अधिरोपित की जाएंगी। प्रतिवादी के ऊपर तो की ही जाएंगी, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था ए और बी क्या है कब्जा कर लेता है तो बी के ऊपर तो शर्तें लगाई ही जाएंगी, लेकिन क्या है वहां ए के ऊपर भी शर्तें लगाई जाएंगी कि वह क्या है उन शर्तों का पालन करे। यदि कोई भी पक्षकार उन शर्तों का पालन नहीं करता तो फिर उसके साथ क्या होगा, यह नियम 2 का में बताया गया है। आदेश 39 नियम 2 का व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम। नियम 1 या नियम 2 के अधीन दिए गए किसी व्यादेश या किए गए अन्य व्यादेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबंधनों अर्थात शर्तों पर आदेश दिया गया था या आदेश किया गया था उनमें से किसी भी शर्त के भंग की दशा में व्यादेश देने वाले या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय जिसे केस या कार्रवाई अंतरित की गई है यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जाए और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति 3 माह से अनधिक की अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक निरुद्ध किया जाए जब तक कि इस बीच में न्यायालय उसकी निर्मुक्ति के लिए निर्देश न दे दे। अर्थात जो भी टेम्पररी इंजेक्शन की शर्तों को तोड़ेगा उसकी क्या है संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए जाएंगे और 3 माह तक उसे क्या है सिविल कारावास में भी भेजा जा सकता है। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की 1 वर्ष के अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रहेगी। अर्थात जिसने भी शर्तें तोड़ी हैं उसकी क्या है संपत्ति कुर्क कर ली गई है, लेकिन वह क्या है 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं की जाएगी। जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। जैसे क्या है 1 वर्ष के लिए संपत्ति कुर्क कर ली गई है और प्रतिवादी क्या है फिर भी नहीं मान रहा है, नियम तोड़ रहा है, तो उसकी संपत्ति का क्या है कुर्क की गई संपत्ति का क्या है विक्रय किया जा सकेगा। और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकर जो वह ठीक समझे उस पक्षकार अर्थात वादी को दिला सकेगा जिसकी क्षति हुई है और शेष रहे तो उसे हकदार पक्षकार अर्थात प्रतिवादी को देगा। मतलब जो भी क्या है नियम तोड़ने के बाद जिस भी पक्षकार को हानि हुई है, जैसे वादी को हानि हुई है तो प्रतिवादी की संपत्ति क्या है कुर्क कर ली जाएगी और जितनी पैसे की हानि हुई है वह पैसे क्या है वादी को दिए जाएंगे और यदि कुछ बचते हैं तो क्या है प्रतिवादी को वापस कर दिए जाएंगे। संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2
के अधीन दिया गया आदेश पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है तथा पक्षकारों को उक्त व्यादेश का पालन करना होता है। कोई भी उस आदेश की अवज्ञा या भंग करता है तो उसके परिणाम उस पक्षकार को भुगतने होंगे। इन्हीं की व्यवस्था इस नियम के अंतर्गत की गई है। चूंकि व्यादेश का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाता है तथा कोई भी पक्षकार उस आदेश की अवज्ञा या भंग करता है तो सामान्य भाषा में इसे न्यायालय की अवमानना, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट ही माना जाता है। इस आदेश की अवज्ञा करने पर न्यायालय निम्न आदेश दे सकता है। पहला, आदेश की अवज्ञा करने वाले पक्षकार को सिविल कारावास में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा, परंतु यह अवधि 3 माह से अधिक की नहीं होगी। उस पक्षकार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकता है। थर्ड, कुर्क की गई संपत्ति का आदेश अधिकतम 1 वर्ष की समयावधि तक ही प्रवृत्त होगा। फोर्थ, उक्त 1 वर्ष की अवधि के पश्चात भी अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा व क्षतिग्रस्त पक्षकार को प्रतिकर दिलवाकर क्षतिपूर्ति की जाएगी।